brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। राजनीति में नाम का कितना महत्व होता है। जो कोई यहाँ आया है राज करने के लिए आया है। बात राजस्थान की हो रही है। सत्ता की कुर्सी, अभिलाषा सबकी है, विजेता कोई एक होता है, बाकियों के हिस्से में सांत्वना का झुंझुना आता है या कुछ राजनीतिक सहूलियतें। राजस्थान का मौजूदा परिदृश्य ऐसा ही है। अशोक गहलोत अब तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सवाल पूछा जा रहा है कब तक, फिर निहितार्थ खोजे जा रहे हैं। कोई उनकी कार के पीछे से झांकते नोट्स की एक तस्वीर का बयान दे रहा है, तो कोई ये पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि आला कमान से मुलाकात के बाद सचिन पायलट की जो मुस्कान थी वो कितने इंच चौड़ी थी। बात इस पर भी हो रही है कि जो मंत्री बेवफा हो गए उनका क्या। बात इसकी भी कि जो कभी पायलट के खेमे के थे, उनके गुण गाते थे, वो अब गहलोत के साथ क्यों चस्पा हो गए हैं। तो बातें बहुत सारी हैं। राजनीतिक परिवारों की पुरानी महत्वाकांक्षाएं हैं, नई नई अदावतें हैं और रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हमें लगा कि राजस्थान के घटनाक्रम पर अलग से विस्तार से बात होनी चाहिए। इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टुडे के हमारे जयपुर के संवाददाता मेरे साथी आनंद चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आनंद। और हमारे साथ हैं नॉट सो वरिष्ठ पर मौजूद पत्रकार आदेश रावल जी। आदेश जी, आपका भी सत्र में एक बार फिर से स्वागत है। ओम सैनी जी, आपसे शुरुआत करेंगे। गहलोत ने ये जो पूरा सियासी समरसॉल्ट किया है, इसमें उनके विश्वस्त कौन थे? हमने जो कैमरे के सामने हुआ सर वो देखा पिछले एक हफ्ते में, पर पर्दे के पीछे से ये कैसे रन हो रहा था ऑपरेशन कि आला कमान को धत्ता बताया जाए, पर्यवेक्षकों को ठेंगा दिखाया जाए, और कुल जमा बात यह कि जो मूल मंशा थी कि हमें तो अध्यक्ष बनना ही नहीं था, हमें तो सीएम के तौर पे 5 साल रहना था और हम पत्थर को सीएम बन जाने देते लेकिन पायलट को नहीं बनने देते थे, वो मंशा भी पूरी करनी थी। बताइए सर। देखिए, कुल मिलाकर के सारी बात 2020 से स्टार्ट होती है, जहाँ पहली बार मानेसर वाला सिलसिला चलता है और पायलट ने अपनी आंखें दिखाई। उस आंख से कैसे बचाया जाए, उसकी मदद के लिए जो लोग आए वो आप जानते हैं दिल्ली में इस वक्त बैठे हुए हैं, और उन लोगों ने जो कोशिश की वो कारगर ना हो, इसके लिए अशोक गहलोत का जो मैनेजमेंट था वो कमाल का था, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं गया कि इस तरीके से लोगों को रोका जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि एक के बाद एक के लिए ध्वस्त करती हुई आ रही थी वो पलटन जो दिल्ली में बैठी हुई है, तो लगता था कि अब राजस्थान भी गया, लेकिन किसी तरीके से अशोक गहलोत ने उसे बचाया। लेकिन उन्हीं के साथ साथ में जो मैं माफ करिए, मैं ये बेअदबी ना मानी जाए, थोड़ा सा खुल के बताइए। दिल्ली की पलटन से क्या आपका तात्पर्य नरेंद्र मोदी और अमित शाह से है, भाजपा से है? बिल्कुल सही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सचिन पायलट की जो बगावत थी वो इनकी शह पर थी, और जो आपने कहा कि गहलोत ने सरकार बचाई, तो उसमें तो ये भी कहा जाता है कि सीआईडी और तमाम खुफिया एजेंसियां, मुकदमे की धमकी, तमाम कॉल रिकॉर्डिंग, तो दोनों तरफ से सैनी जी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जरा स्पष्ट बताएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये तो सही है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से जो कुछ संस्थाएं दिल्ली में इस्तेमाल हो रही हैं वैसी संस्थाएं राजस्थान में भी हैं। वो राजस्थान तक सीमित है तो उनका इस्तेमाल भी निश्चित रूप से हुआ होगा उसके बारे में, क्योंकि जो जानकारियां जितनी हैं उसके हिसाब से ही कह सकता हूं, उसके आगे तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये तय है कि दिल्ली वाली जो फौजें, मतलब दिल्ली वाला जो हाथ था वो बहुत मजबूत था, लेकिन उसको शिकस्त देना बड़ा मुश्किल था। लेकिन राजस्थान में जैसा देखने को मिला उसमें लगा कि राजस्थान में ये लोग काम नहीं कर पाएंगे, और उसी का नतीजा यह हुआ कि उसके बाद में टेंशन बढ़ गए। और दिल्ली का जो प्रतिनिधि यानी आला कमान, जो कांग्रेस का आला कमान का जो प्रतिनिधि वहां पर महामंत्री के रूप में थे, उनके खिलाफ सचिन पायलट ने पहले मुकदमा खोला कि सब इनको यहाँ से हटाइए, ये बहुत फेवर कर रहे हैं। और आप अविनाश पांडे का जिक्र कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, अविनाश पांडे की बात ही कर रहा हूँ। तो अविनाश पांडे को वहां से हटाया गया और माखन साहब को उसमें वहां पे लाया गया। दिल्ली की तमन्ना ये थी कि सारे के सारे ये जितनी खाई है उसको पाट देंगे और एकजुट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा सिलसिला बना नहीं, क्योंकि ये जो दोनों रसायन है, दोनों की केमिस्ट्री बहुत डिफरेंट है।
एक बहुत उत्साही है और बेसब्र है, एक बड़ी शांति के साथ में सारा काम करता है और अपने रास्ते पे चलता है। एक का मतलब सचिन पायलट, एक का मतलब अशोक गहलोत। तो दोनों का अलग अलग रास्ता, अलग अलग तरीका है और अलग अलग सहयोगी उनके साथ में रहे। एक के पास में बड़े खूंखार बोलने वाले हैं जो उस वक्त तक बोल रहे थे जब अजय माकन आए तब तक। आज की तारीख में बात अलग है, जबकि उनके लिए आदेश जारी हो गए, कोई कुछ नहीं बोलेगा और शांत रहेंगे और वो रहेंगे। तो इसमें कई रंग देखने को मिले इस बीच के अंदर। ऐसे में अशोक गहलोत ने यह प्रूव किया कि सत्ता को कैसे बचाया जा सकता है, संगठन को कैसे साथ में रखा जा सकता है। उनके पास में पिछले मॉडल रहे। एक वक्त में जब गिरिजा व्यास प्रदेश अध्यक्ष होती थी और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर होते थे, तब की बात कि संगठन के अध्यक्ष में और सरकार में समन्वय होना चाहिए। फिर सीपी के साथ में भी यही सिलसिला रहा, लेकिन जब हरदेव जोशी की सरकार थी और ये प्रदेश अध्यक्ष थे तो दिक्कत थी कि समन्वय का सिलसिला बनता नहीं था, दोनों अलग अलग तरीके से चलते थे। तो लेकिन वक्त के साथ साथ में परिभाषाएं बदलती रही, तौर तरीके बदलते रहे। अशोक गहलोत किसी तरीके से अपने आप को आज जिस स्थिति में रखे हुए हैं वो काफी कोशिशें और बेहद उस तरीके से जो कि एक सामंतशाही में भी होता है और राजशाही में भी होता है, फिर डेमोक्रेसी में भी देखने को मिला कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो जो परिवार है उसका जो उनको प्रोटेक्शन मिला बिगिनिंग से लेकर के, उसके बहुत सारे कारण रहे। वो भी पता है कि किस तरीके से इनको जब 1980 में सांसद बने, और मेरा ख्याल है कि उस वक्त हम जब कॉफी हाउस में बैठा करते थे तो हम पहचानते नहीं थे कि कौन अशोक गहलोत हैं। तो उस वक्त के दिल्ली दिनमान में मैं लिखा करता था उस जमाने में, तो दिनमान में नंदजी वो जिनकी डेथ हो गई, नाम भूल रहा हूँ उनका, देखिए उम्र के साथ साथ ये चीजें होती हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लड़के का ख्याल रखना। तो मैंने उस वक्त से देखा है इनको। मैं एक बोर्ड लिखा करता था कॉफी हाउस के बाहर, जनमत, उसको रोज पढ़ने के लिए आते थे हम लोग। जो इस वक्त तो गोदी मीडिया कहते हैं, उस वक्त जो मीडिया हुआ करता था उसके बारे में हम कहते थे, अलग शब्द एक इस्तेमाल करते थे कि सेठों के अखबार हैं और सेठों की बात कहते हैं, जनमानस के बारे में कुछ अलग ख्याल रखते हैं। तो वो सब पढ़ने के लिए रोजाना ये लोग आते थे। जयपुर का कॉफी हाउस उसी तरीके से दबदबे वाला था जैसे कि दिल्ली में आप कॉफी हाउस देखते हैं या कलकत्ता में आप कॉफी हाउस देखते हैं या इलाहाबाद में आप कॉफी हाउस देखते हैं। तो ये उस वक्त की धीरे धीरे इनका सिलसिला चला है। और जब ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, उस वक्त ये जानना चाहते थे कि राजस्थान की जो पॉलिटिकल कैरेक्टर्स हैं, जो राजस्थान के पॉलिटिकल अभिनेता हैं, उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो ये मेरे पास में कॉफी हाउस में, मेरे घर पे और इनके दफ्तर में काफी चर्चाएं हुई। और जो उस वक्त के हीरो रहे मोहनलाल सुखाड़िया या हरदेव जोशी या जयनारायण व्यास के बारे में तो जानते थे, लेकिन भैरव सिंह शेखावत वगैरह के बारे में या जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में इनकी जानकारियां वैसी नहीं थी जैसे कि हम लोगों की काम करते वक्त पैदा हुई। तो वो एक्सचेंज हुई है वो सब चीजें। इन्होंने अपने आप को पुष्ट किया है, उस तरीके से अपनी जानकारियों को मजबूत किया है, चले हैं वो सारी जानकारियां देते हुए। जिस तरीके से इनका कद बढ़ा है, जैसे जितने लंबे नजर आते हैं उसी तरीके से इनका कद बढ़ा है राजनीति में, उसका नतीजा ये हुआ कि ये यहाँ तक पहुंचे। और आज जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि उनको कहीं पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं पर उनके चेहरे पे मुस्कान कुछ अलग ही कथा कहती है। दरअसल ये सारा सिलसिला अजय माकन साहब की वजह से हुआ। अजय माकन साहब ने वो पार्टी बन गए। जैसे पहले सचिन पायलट कहते थे कि वो जो पांडे जी हैं वो मुख्यमंत्री के साथ में मिले हुए कोई न्याय नहीं होने देते, ठीक उसी तरीके से इन्होंने आकर के वो सिलसिला स्टार्ट किया। तो उसके लिए भी बताते हैं कि इन्होंने वो जो हरियाणा वाला प्रकरण है जिसके अंदर कि ये पराजित हो गए राज्यसभा का टिकट लेने के बाद में, ये चाहते थे कि राजस्थान से इनको जगह मिले। और राजस्थान में चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और ये सारे सधे हुए हैं तो हो जाएगा। लेकिन सुना है मैंने कहीं किसी के कान से, तो किसी के मुंह से तो सुना नहीं राजनेता, लेकिन ये कहा जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि वो एक राज्यसभा की खुन्नस है, सेफ सीट खुन्नस है, या शब्द ये है कि खुन्नस है। उस खुन्नस का नतीजा ये हुआ कि वो अभी जो हुआ तो आए कि शायद सब कुछ रोका जा सकता था, क्योंकि प्रभारी महामंत्री के रूप में वो सब चीजों को मैनेज कर सकते थे, मुख्यमंत्री को फोन करके बात कर सकते थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो ऐसे एक डंडा लेके आए और कहा कि अब सबको ठीक कर दूंगा, इस तरह के अंदाज में थे। तो लेकिन उन्हें पता नहीं था कि
राजस्थान में कुंभाराम चौधरी भी हुए हैं, जयनारायण व्यास पराजित भी हुए हैं, विजयी भी हुए हैं। मोहनलाल सुखाड़िया 18 वर्ष शासन करने के बाद में गवर्नर बना के निर्देश के साथ में बाहर भेज दिए गए हैं। उनका आज कोई वो मिलता ही नहीं है इतिहास के अलावा। तो ये एक अलग किस्म का प्रदेश है, जो पहला प्रदेश है जहाँ पर जी सॉरी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, पहला प्रदेश है, ये पहला प्रदेश है जहाँ पर प्रदेश कांग्रेस ने अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, चाहे आजादी से पहले और उसके बाद, आजादी से पहले हीरालाल शास्त्री के खिलाफ, और उसके बाद आजादी के बाद में जयनारायण व्यास जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी पसंद थे, उनके खिलाफ कांग्रेस ने ही अविश्वास प्रस्ताव का सिलसिला बनाया। तो जयनारायण व्यास को त्यागपत्र देना पड़ा, मुकाबला हुआ कुंभाराम चौधरी, वो मोहनलाल सुखाड़िया और जयनारायण व्यास में 8 मतों से जयनारायण व्यास पराजित हुए, तो अलग हुए वो राजनीति में लुप्त हो गई। इतना वो सिलसिला रहा। तो ये ऐसा प्रदेश है जहां पर कई चीजें पहली बार हुई हैं। प्रदेश कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री के लिए पारित किया और उनको त्याग पत्र देना पड़ा। विधानसभा के अंदर विधायकों ने चुने हुए नेता के खिलाफ, जो आला कमान का भेजा हुआ नेता, लोकप्रिय नेता था, उसके खिलाफ दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया और पराजित कर दिया। ये राजस्थान में हुआ है, इससे पहले कहीं नहीं हुआ। कि ये जो धारीवाल और सीपी जोशी, धारीवाल के पिता भी डिप्टी मिनिस्टर थे मोहनलाल सुखाड़िया के उसके अंदर, और शांति धारीवाल ने जिस तरीके के तेवर दिखाए और साथ में जो लोग जुड़े, उसका मुझे लगता है कि वो इतिहास का उनका प्रभाव है कि वो बात। ओम जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये शांति धारीवाल और सीपी जोशी, ये दोनों इसलिए गहलोत के इतने ज्यादा मुखर समर्थन में थे कि इन्हें लग रहा था कि गहलोत अध्यक्ष बनकर दिल्ली जाएंगे तो इनका नंबर आ सकता है क्या? और का तो पता नहीं, लेकिन सीपी के मन में निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए, सीपी जोशी के मन में, क्योंकि वो एक ही मत से खारिज होकर के और मुख्यमंत्री पद से हट गए थे और उसकी बड़ी नाराजगी थी। और उस वक्त इनके संवाद भी हुए थे कि मैं एक जमाने में आपका अनुयायी होता था, अब मैं अनुयायी नहीं हूं, आपका सहयोगी हूं। इस तरह का जब वो ये सीपी जोशी कहते थे अशोक गहलोत को। हाँ, कहा, अखबारों में बयान छपे हैं, हम लोगों ने स्टोरी की है उसके ऊपर, ऐसा कहा उन्होंने। और बाद में जो समन्वय बिठाया है और जो एकजुट हुए हैं, तो उसका नतीजा यह हुआ कि आज अशोक गहलोत साहब के जो पुत्र हैं वो आरसीए के अध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे, और सीपी जोशी उनके संरक्षक हैं। तो ये मुझे लगा कि कांग्रेस में शायद इस तरह का ये तनाव अनाव तो रहता है, लेकिन कब कौन मीठा हो जाए और कौन गुड़ और शक्कर बन के गले से उतर जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसा ही दृश्य है। अच्छा, आनंद चौधरी जी, आपके पास क्या जानकारी है? अब जयपुर का तापमान कैसा है? सर, जयपुर का तापमान अब बिल्कुल साफ हो चुका है, बादल छट चुके हैं। जो 25 सितंबर को जो गर्जन के साथ जो बारिश हुई थी, तो ओम सैनी जी ने जो थोड़ी बहुत बातें कही, मैं उनमें ही थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि जो 25 सितंबर की जो घटनाक्रम, उसकी स्क्रिप्ट जो है वो अगस्त में ही लिखी जा चुकी थी। उस समय उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी जब अशोक गहलोत का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे सामने आया था। सबसे पहले अशोक गहलोत ने उसी समय तय कर लिया था कि मुझे राजस्थान से बाहर नहीं जाना, और अशोक गहलोत का जो बयान था उस समय, मैं थासु दूर नहीं, उस बयान के मायने समझे जा सकते थे कि उनका खेल किस कदर चल रहा है। इसके बाद उन्होंने हर संभाग में वो गए, अपने विधायकों को उन्होंने वहां एकजुट किया, खेल के बहाने, किसी के बर्थडे के बहाने, जैसे राजेंद्र हुड्डा के घर पहुंचे, वो बर्थडे, उसके बेटे के बर्थडे में शामिल हो, लेकिन वहां उन्होंने उस संभाग के ज्यादातर विधायकों को एकजुट किया और अपनी बात उनके बीच में पहुंचाई। ऐसे ही एक दिन वो प्रतापगढ़ पहुंच गए, उसके बाद वो नागौर पहुंचे। इस तरह से वो हर संभाग में जाते रहे और अपने लोगों को एकजुट करते थे। अशोक गहलोत की जो राजनीति है सर, वो पूरी राजनीति 3-4 चीजों पे चलती है। एक तो उनका है शक्ति प्रदर्शन का मामला, दूसरा है उनका भावुकता का कार्ड। शक्ति प्रदर्शन को आप इस रूप में समझ सकते हैं कि जब 1980 में पहली बार वो सांसद बने थे, तब वो सांसद बनते ही ट्रकों में सवार होकर अपने समर्थकों के साथ इंदिरा गांधी से मिलने दिल्ली आ गए थे। तो दिल्ली में लोग ये जानकर हैरान थे कि इतने सारे ट्रक आखिर इस वीआईपी एरिया में कौन लेकर आया। तब पहली बार अशोक गहलोत का नाम पता चला कि ये राजस्थान से सांसद चुनकर आए, ये लेकर आए। तो ये उनका था कि किस तरह से अपने नेता को प्रभावित करना है। दूसरा जो भावुकता का कार्ड है, जब ये कहते हैं कि आई एम सॉरी मैडम, तो ये पूरा एक भावुकता का कार्ड था, और मीडिया के सामने आकर उन्होंने जिस तरह से इसको पूरा बोला, तो उससे इन्होंने पूरा जो पिछला घटनाक्रम था
उस पे एक तरह से उसको डैमेज कंट्रोल करने का कोशिश की। आप देखिए कि सर जो 25 सितंबर की जो घटना थी, उस दिन भी उन्होंने अशोक गहलोत का जो पूरा एक जो क्रियाकलाप था वो किस तरह का था। आप देखिए कि वो अपने जो सबसे खास जो 3 लोग हैं, जो एक है गोविंद सिंह डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरियाल, उन तीनों को लेकर जयपुर से 700 किलोमीटर दूर तनोट माता मंदिर पहुंच गए। पीछे से उनका ये पूरा तय था कि पीछे से पूरे कांग्रेस के जो बचे हुए विधायक वो क्या करेंगे, शाम की जो मीटिंग है उससे पहले वो किस तरह का एक पूरा घटनाक्रम होगा। 2 बजे वहां शांति धारीवाल के बंगले में टेंट लगना शुरू हो चुका था। 4 बजे तक वहां सारी कुर्सियां जम चुकी थी। उसके बाद विधायक आना शुरू हो गए। शांति धारीवाल के बंगले से पहले विधायकों को रात को 2 बजे तक यह संदेश दिया गया था कि कल सीएलपी की मीटिंग होगी चीफ मिनिस्टर के घर पे, तो आप सब लोगों को चीफ मिनिस्टर के घर पे आना है। लेकिन आप देखिए कि उससे पहले शांति धारीवाल के बंगले पर लोगों को एकजुट करना ये कितना मुश्किल था। लेकिन जो अशोक गहलोत की जो टीम के जो सबसे वफादार जो लोग हैं, शांति धारीवाल, महेश जोशी, महेंद्र चौधरी, रामलाल जाट, इन लोगों ने फोन कर करके एक एक विधायक को फिर सूचित किया कि हम लोग यहाँ से सीएमआर जाएंगे। इससे पहले थोड़ा शांति धारीवाल के घर पे मीटिंग करके तय करना है कि किस तरह से अपनी बात रखनी है और यहाँ से हम लोग जाएंगे। लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई उस समय जो शांति धारीवाल का पहला भाषण हुआ, उनमें जिस तरह से उन्होंने आला कमान को लपेटा, उसमें जिस तरह से उन्होंने पूरे कांग्रेस की जो केंद्रीय जो पर्यवेक्षक आए थे उनकी जो मंशा है उस पर सवाल उठाए, एक लाइन के प्रस्ताव का विरोध किया और उसमें सचिन पायलट को लेकर उन्होंने गद्दार और जो शब्द इस्तेमाल किए, वो सब एक पूरा सुनियोजित कार्यक्रम था। और उसके बाद ये तय हुआ कि हम लोग सीधे अब इस्तीफा देने सीपी जोशी के घर जाएंगे। अब आप देखिए कि कुछ विधायकों ने वहां सुगबुगाहट शुरू हुई, उन्होंने कहा कि ये तो तय नहीं हुआ था कि हम सीपी जोशी के घर जाएंगे, हमारे बीच में तो ये तय हुआ था कि हमें वहां जाना है। लेकिन वहां जो अशोक गहलोत गुट के जो अन्य मंत्री और विधायक थे, उन्होंने जो बोलने वाले थे उनको पहले से चिन्हित कर रखा था कि ये लोग बोल सकते हैं, तो उनको चुप कराया और सीधा बस को बुलाकर उसमें भरा और जो इस्तीफे का प्रारूप था वो भी पहले से तैयार था, उस पर साइन कराए और सीधा ले जाकर सीपी जोशी के घर ले गए। तो आप देखिए कि पूरा जो घटनाक्रम हुआ, जो आला कमान के भेजे हुए पर्यवेक्षक थे वो होटल में बैठे रात को 8 बजे तक इंतजार करते रहे, जबकि उन्हें पता चल चुका था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसी बंगले के बाहर से शांति धारीवाल के बंगले के बाहर से राजेंद्र गुड्डा, गिरिराज सिंह मलिंगा और जो वाजिब अली है, तीनों विधायक उनके घर में घुसने वाले थे। लेकिन जब उनको पता चला कि यहाँ तो दूसरी मीटिंग हो रही है, तो उनके घर के बंगले से बाहर ही वो सेम हाउस में लौट गए और वहां जाकर उन्होंने सारी घटनाक्रम की जानकारी दी। तो देखिए कि गहलोत का जो आज दिन तक काम करने का तरीका रहा है, तो मैं थोड़ा सा उनको अतीत में बताना चाहता हूँ आपको कि गहलोत ने जिन लोगों को अतीत में मात दी, चाहे वो हरिदेव जोशी हो, चाहे वो परशुराम मदेरणा हो, चाहे वो सीपी जोशी हो और चाहे सचिन पायलट को छोड़कर जितने भी नेता थे उनके दिल्ली में ज्यादा अच्छे संबंध नहीं थे, ज्यादा अच्छे संपर्क नहीं थे। सचिन पायलट के मामले में अशोक गहलोत को बार बार इसलिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि वहां उनके दिल्ली में भी उतने ही अच्छे संपर्क थे और इस कारण से वो सचिन पायलट से हमेशा इसी कारण से वो मात खाते रहे। और इस बार उन्होंने जो उनका जो पर्चा लीक हुआ है उसमें भी अगर आप देखोगे तो उसका पूरा जो लब्बो लुभाव था वो सचिन पायलट के इर्द गिर्द घूम रहा था। चाहे उसमें 10 करोड़ रुपए का मामला हो, चाहे उसमें भाजपा ज्वाइन करने का मामला हो, चाहे उसमें भाजपा से मिलकर पूरा षड्यंत्र करने का मामला हो, ये सब अशोक गहलोत ने पहले से तय कर रखा था कि सचिन पायलट के मिलने से पहले आला कमान को शुरू में माफी मांगनी है और उसके बाद में सचिन पायलट के प्रति जो चीजें हैं वो अब खुलकर कह सकते हैं, वो कभी वो कह नहीं पाएंगे। तो ये जो अशोक गहलोत का जो दाव था उसको भी लोग नहीं समझ पाए। जब अशोक गहलोत बंगले से बाहर लौटे तब उनके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर लोगों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि अब तो अशोक गहलोत का खेल खत्म हो चुका है। तो ये तो पूरा एक राजनीतिक राजस्थान में जो घटनाक्रम रहता है और अशोक गहलोत इस राजनीतिक नब्ज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अशोक गहलोत के बारे में ये कहा जाता है कि वो 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं, रात को उनके साथ वाले लोगों ने भी उनको सोते हुए नहीं देखा है। तो अच्छा, इस तरह ये बताइए आनंद जी, तो क्या अब ये जयपुर में तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर गहलोत कंटिन्यू करेंगे और सचिन पायलट के हिस्से में अभी और इंतजार है?
बिल्कुल सर, अभी ऐसा ही माना जा रहा है। अभी जो सुनने में आ रहा है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक फिर से एक बार राजस्थान आएंगे, फिर से रायशुमारी हो सकती है, लेकिन अभी किसी भी तरह का ये संभावना नहीं है कि अशोक गहलोत के अलावा किसी और नेता के ऊपर कोई सहमति हो सकती है। और पायलट की क्या पायलट की कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में या डिप्टी सीएम के रूप में या इन दोनों के रूप में वापसी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। जो एक पद जिससे महत्वपूर्ण माना जा रहा है वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद, कि उसको लेकर सचिन पायलट की फिर से वापसी हो सकती है। लेकिन सचिन पायलट के हिस्से क्या आएगा, उसके बाद फिर 5 साल का इंतजार और फिर 5 साल भाजपा के राज में डंडे खाना, वही नहीं ये आनंद जी, ये तो हम पत्रकार कभी कह ही नहीं सकते हैं कि किसका शासन आएगा। भाजपा का भी आ सकता है, कांग्रेस का भी आ सकता है, किसी और का भी आ सकता है, ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी। पायलट खेमे के बारे में जरा आदेश रावल से और समझ लेते हैं। सचिन पायलट को क्या आश्वासन मिले हैं गांधी परिवार से गुरुवार रात की मीटिंग में? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि आश्वासन क्या मिला है, लेकिन सचिन पायलट ने अपनी पूरी बात रखी कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, और उससे पहले उनकी बात लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी हो रही थी। उन्होंने ये आश्वस्त किया है। दरअसल ये खेल जो शुरू हुआ वो कहाँ शुरू होता है, इस बात को जरा ये भी बताइए कि गांधी परिवार में किसने पिंकी प्रॉमिस किया था कि हम तुमको बना ही देंगे? 2018 में, और 18 के बढ़ने से पहले एक कहानी सुन लीजिए। जी बताइए, आई लव स्टोरीज। हाँ, चुनाव चल रहा था, उससे पहले टिकटें बट रही थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई कांग्रेस ऑफिस में, जिसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला और सीपी जोशी साहब बैठे हुए थे। तो अशोक गहलोत से सवाल पूछा गया कि गहलोत साहब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो गहलोत साहब ने कहा कि जब हम कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं तो क्या पहले पता होता करोड़पति कौन बनेगा? तो इस बात पे बहुत हंसे और बोला कि एक एक वोट की कीमत है, और एक वोट की कीमत क्या होती है सीपी जोशी साहब से पूछ लीजिए। तो उन्होंने इस बात का उनको एहसास कराया। दरअसल 2018 में सचिन पायलट का ये कहना है, मेरी उनसे बात हुई थी कि 2018 में जब विधायकों की राय लेनी थी तो जब हम दोनों बराबर थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष था और गहलोत साहब जो हैं वो चुन के नहीं आए थे, मतलब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था उनको, तब राय लेते तो पता लगता कि कितने विधायक किसके साथ हैं। दूसरी बात, बार बार 2020 के उनके बागी होने की बात होती है, तो सचिन पायलट का ये भी कहना है और ये भी उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अशोक गहलोत के खिलाफ राजनीतिक बगावत की थी। मैं उनका जो काम करने का तरीका था उस बात से खुश नहीं था। उसमें भी एक कहानी, वो भी सुन लीजिए। सचिन पायलट डिप्टी सीएम थे, उनके पास पीडब्ल्यूडी था, 1-2 विभाग और भी थे, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए उनके जो अधिकारी थे वो इनॉग्रेशन करते थे, फीता काटते थे, हो जाता था, और सचिन पायलट तक ये खबर ही नहीं पहुंचती थी कि उनके डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है। अब ये सबर का बांध कहाँ टूटा? ये सबर का बांध टूटा दरअसल उनकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी दौसा, जहाँ से वो पहली बार सांसद बने थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक व्यक्ति जो कि सिपाही थे पुलिस में, वो उनकी पत्नी बीमार थी और वो कहीं दूर उनकी पोस्टिंग थी, तो वो अपने ट्रांसफ़र के लिए गए थे। जब सचिन पायलट ने वो फाइल भेजी तो डीजीपी ने उस फाइल को मुख्यमंत्री के पास भेज दिया और उस फाइल को रोक दिया गया। तो सचिन पायलट के सबर का बांध वहाँ टूटा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए अगर वो एक सिपाही का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो फिर ऐसी पावर का फ़ायदा क्या, जबकि हाईकमांड ने जो पावर शेयरिंग की थी उसमें काफ़ी अधिकार दिए थे इनको भी और इनके लोगों को भी। 2018 में राहुल गांधी ने खुद कहा सचिन पायलट को कि आप गहलोत साहब को बनने दो और बाद में हम आपको देखेंगे। जो आपने कहा पिंकी प्रॉमिस था या कुछ और था, दरअसल उन्हें कहा गया था कि आखिर के 1.5 साल आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके पीछे की रणनीति ये थी ताकि राजस्थान में फ्यूचर लीडरशिप डेवलप हो सके, गहलोत के बाद पायलट जो है वो नंबर 1 हो जाए। किसने कहा था? राहुल गांधी ने ये कहा था। राहुल गांधी ने इस बात का, देखिए राजनीति में वायदा कुछ नहीं होता जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, लेकिन जब एक बातचीत होती है, आपस में बात होती है कि उनको ये कहा गया था कि आप इनको फिलहाल बनने दीजिए गहलोत साहब को, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी अहमद पटेल की उस वक्त, क्योंकि अहमद पटेल भी उसी 1980 बैच से आते हैं जिससे अशोक गहलोत आते हैं। तो उन्होंने ये तय किया था और उसमें और भी लोगों की भूमिका होती है, और सोनिया गांधी भी ये चाहती थी कि अशोक गहलोत ही बने क्योंकि वो उनके बहुत वफादार थे, लॉयलिस्ट थे, जिसपे आज इस घटना के बाद अशोक गहलोत को ये कहना पड़ा कि सॉरी मैडम, सॉरी सोनिया जी, ये उसी से जुड़ा हुआ है। तो अशोक गहलोत ने क्यों कहा कि मैं इस बात से आहत हूं और मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं माफ़ी मांग के आया हूं, क्योंकि वो बात जानते हैं कि जो उनका सबसे बड़ा पॉइंट था कि वो गांधी परिवार के लॉयलिस्ट हैं, वही चीज़ उन्हें दिल्ली में प्रोटेक्ट करती थी और सचिन पायलट को वही चीज़ आगे आने से रोकती थी। यानी अशोक गहलोत नंबर 1 थे, सचिन पायलट 2 थे, पायलट नंबर 2 पे थे। अब
इस फियास्को के बाद मुझे लगता है कि पायलट लॉन्ग रन में नंबर 1 हो गए हैं और गहलोत साहब को इस बात से नुकसान हुआ है। इस बात का उदाहरण देता हूं आपको। कल अशोक गहलोत का कहना कि सॉरी मैडम, और अंदर जाके उन्होंने अपनी तमाम बात रखी, लेकिन उस बैठक में केसी वेणुगोपाल और सोनिया गांधी थे और अशोक गहलोत अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने सब कुछ रखा, लेकिन सोनिया गांधी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। इसके अलावा कमलनाथ, सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल, कई अंबिका सोनी, ये सब लोग जब उनसे मिले तो कई लोगों का ये कहना था कि सोनिया गांधी इस बात से परेशान है कि जिस व्यक्ति पे वो आंख बंद करके भरोसा करती थी, जिन्हें वो अपनी कुर्सी देना चाहती थी कांग्रेस अध्यक्ष की, उन्होंने उनके साथ ऐसा किया, तो ये बात उनको हर्ट कर गई। दरअसल राजनीति में ये सब होता है, लेकिन सोनिया गांधी को ये कभी नहीं लगा था कि अशोक गहलोत ऐसा कर जाएंगे, और इसीलिए अशोक गहलोत इस बात को समझे और जब उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने उस बात की माफ़ी मांगी, बंद कमरे में तो मांगी, मीडिया के सामने आके भी मांगी। तो ये जो बात है कि प्रायश्चित किया उन्होंने, इस बात में अपने आप में एक संकेत जाता है। अब बात बचती है कि सचिन पायलट क्या करेंगे। अब उनको प्रॉमिस क्या किया गया है? उनको इस बारे में उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उनको क्या प्रॉमिस किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बात रखी। देखिए, कोई भी नेता, उन्होंने नहीं बताया होगा, कई खबरें आप बिना सोर्स के भी तो बता सकते हैं। देखिए, आप ऐसे कर दीजिए, सूत्रों से पता चला है, फिर बता दीजिए नेता नगरी के दर्शकों को क्या प्रॉमिस किया गया सचिन पायलट को। मैं आपको बताता हूं परिस्थितियों के हिसाब से। परिस्थितियां क्या कह रही हैं? दो तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। कल गहलोत साहब ने दोपहर को कहा कि मैं माफी मांगता हूं, मुझे आहत हुआ है। शाम को 5:30 बजे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल 10 जनपद के बाहर आके कहते हैं कि सोनिया गांधी अगले 2 दिन में राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला कर देंगी। तो ये जो स्पीड है, ये दिखाती है कि इसमें सचिन पायलट की बात बन सकती है। लेकिन अगर मैं राजस्थान की परिस्थितियों को समझूं तो उसमें लगता है कि पावर शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आएगा, जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच इक्वली पावर बांटी जाएगी। तो स्पीड कहती है कि पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं और सर्कमस्टांसेस कहते हैं कि पावर शेयरिंग होगी दोनों के बीच में। किसको क्या मिलेगा इस बारे में अभी सूत्र भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। चलिए हम भी बता देते हैं अपने हिस्से की बात। लोगों ने हमसे कहा कि अशोक गहलोत इतनी भी हारी हुई बाजी नहीं खेलेंगे कि जिसमें वो कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी गंवा दें, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली जाए और सार्वजनिक रूप से मुआफी भी मांग लें। तो बीच का रास्ता क्या है? कई ने कहा कि अभी स्पॉटलाइट में कांग्रेस की अध्यक्षी का चुनाव है, बात उसी पर हो तो अच्छा है। कई ने कहा कि हम तो अगले 3-4 महीने तक सुर्खियों में रहना चाहते हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान नहीं भटकना चाहिए, और उसका इकलौता तरीका यह है, जिसमें कांग्रेस माहिर भी है, कि फिलहाल स्टेटस को बना रहे। सत्ता के संदर्भ में, संगठन के संदर्भ में कॉल ली जा सकती है। बार बार ये बात कही जा रही है कि अब जो दिल्ली से जयपुर की बस पकड़ के सचिन पायलट आएंगे तो आला कमान की नजर में ज्यादा मजबूत होकर आएंगे। उस मजबूती का अर्थ ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के अगले चुनाव के टिकट वितरण में उनकी ज्यादा चलेगी, उनके खेमे की ज्यादा चलेगी। एक ऑपरेशन भी हो सकता है जिसमें ये जो ओल्ड गार्ड इस बगावत में प्रकट या प्रच्छन्न रूप से गहलोत खेमे को शह दे रहे थे और आला कमान को आंखें तरे कर पायलट को मात देने की कोशिश कर रहे थे, उनकी जगह नई उम्र की नई फसल को मौका मिले। कम से कम संकेत तो इसी तरह के दिए जा रहे हैं ताकि नए सिरे से अपने अपने काडर में उत्साह बिल्ड किया जा सके। उधर भारतीय जनता पार्टी है जो मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो क्या हुआ जो उस पार्टी में भी मुख्यमंत्रियों के दावेदारों की संख्या दहाई में पहुंच चुकी है? तो क्या हुआ जो वहां भी सब अपने अपने हिस्से के आश्वासन जेब में लिए घूम रहे हैं और फुसफुसाहट के स्वर में अपने समर्थकों को हौसला दे रहे हैं? सियासत ऐसे ही चलती है, कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ बिना कहे छोड़ दिया जाता है।